कांग्रेस के नाराज़ लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब कल से जम्मू में, मैंने कल शाम को बात की थी बड़ी तफसीलन, लेकिन कल की जो सारी बात थी वो ज़्यादा स्पेकुलेटिव थी, क्या सराहियाँ उसमें ज़्यादा शामिल थी। लेकिन जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो काफ़ी हद तक हमारे सामने क्लैरिटी है, क्योंकि हमने तकरीरें सुन ली हैं और सारा मजमा देख लिया है, सारा शुगल देख लिया है। कौन आया था उसका पता चल गया, कौन नहीं आया था उसका भी पता चल गया। तो लिहाजा आज थोड़ा सारा मज़ीद मजबूती के साथ इसके बारे में बात की जा सकती है। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज सुबह से बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडरान हैं, हमारे दोस्त हैं बेशुमार, वो फ़ोन करके मुझे बार बार कुछ ताने दे रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार क्या हो गया, गुलाम नबी आज़ाद साहब तो कई बार आते रहते हैं जम्मू कश्मीर, आपने क्या इतना लंबा 27 मिनट का वीडियो आपने बोल दिया, इतनी ज़्यादा क्या बात होगी, कौन सा कोई बड़ा नेशनल इवेंट था। तो मैंने कहा यार नेशनल इवेंट्स के ऊपर तो बात करने के लिए और भी बहुत सारे लोग हैं कौमी सतह के ऊपर। मैं तो एक सियासी तज्ज़ियाकार हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मेरे सामने कोई चीज़ हो रही है तो मैं लोगों के सामने वो अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करता हूँ, वो फिर मज़ीद उसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जितना आप मामूली ये इवेंट बता रहे हैं उतना मामूली है नहीं है। आप दिल्ली में देखिए कि क्या हुआ। कल मैं बात कर रहा था, आज तो पूरा मुल्क बात कर रहा है। कांग्रेस के पास वहाँ पे लोग चले गए मीडिया के, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, आपके सारे लोग तो वहाँ पे जम्मू में बैठे हैं। और वहाँ पे तो फॉर्मल एक यलगार बोल दिया उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। 23 लोग इकट्ठे हो गए, 23 में से जितने भी जम्मू में आए उनका एक सिम्बोलिज्म है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अभिषेक मनु सिंह भी, जो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितनी फ्रिक्वेंटली वो टेलीविज़न के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी भी कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर इन लीडरान को कांग्रेस की इतनी ही ज़्यादा हमदर्दी थी, ये चाहते हैं, क्योंकि ये अपने बयानात में कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और हम हिंदुस्तान में जमहूरियत की पैरवी करना चाहते हैं कांग्रेस के ज़रिए, वो कांग्रेस उस हिंदुस्तान की, उस जमहूरियत की जिसका ख्वाब गांधी जी ने देखा था। और वो तभी हो पाएगी, वो पैरवी तभी हो पाएगी, उसकी हिफाजत तभी हो पाएगी अगर कांग्रेस मजबूत होगी। तो अभिषेक सिंह भी कहते हैं कि अगर इनको इतनी हमदर्दी है, इतनी सिंसेरिटी है, तो ये जम्मू में क्या कर रहे हैं। जो 5 रियासतों में जहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं, ये वहाँ पे होते, कैंपेन में शामिल होते। तो मैंने पता लगाया, दरअसल ट्रिगर तो वहीं से हुआ कि ये जम्मू में क्यों है, उन 5 रियासतों में क्यों नहीं है। एक मिसाल दूंगा मैं कि चेन्नई, तमिलनाडु में भी इंतखाबात हो रहे हैं और तमिलनाडु में जो पार्टी है, जो अलायंस पार्टनर्स बनते हैं कांग्रेस के हमेशा, यानी गुलाम नबी आज़ाद को लगभग 30 साल से जो कांग्रेस का बेस्ट तमिलनाडु हैंड माना जाता है कि तमिलनाडु में कोई भी अलायंस की बात करनी होती है, सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट करना होता है, तो गुलाम नबी आज़ाद ही तमिलनाडु के साथ डील करते हैं। नहीं, इस वक्त जैसे आप देखते हैं कि बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं तो जेपी नड्डा भी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन अमित शाह डील कर रहे हैं। वैसे तो बीजेपी में तो सारी रियासतों को अमित शाह खुद ही डील कर लेते हैं, लेकिन बाकी पार्टीज़ में क्या होता है कि मखसूस लीडर होते हैं कि ये अच्छा कर लेंगे आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु में अच्छा कर सकते हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, ये वेस्ट बंगाल में अच्छा कर सकते हैं। तो इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को जिम्मेवारी नहीं दी तमिलनाडु में इस वक्त सीट शेयरिंग की बात करने के लिए, वहाँ पे भेजा रणदीप सुरजेवाला को। जब सुरजेवाला को आप वहाँ भेजोगे, इन सब को इग्नोर करोगे, तो ये तो सारे जम्मू ही आएंगे। बहरकैफ बात आगे बढ़ाते हैं। 2-3 चीज़ें जो हैं जिनके बारे में आज मैं थोड़ा वसूख के साथ बात कर सकता हूँ कि आगे पॉसिबिलिटी क्या है। कि एक तो जब आज इवेंट था और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ था गांधी ग्लोबल फैमिली करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके यहाँ के सदर हैं, रियासती सदर, उनका नाम है SP वर्मा। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है और पीस एक्टिविस्ट हैं, अमन के लिए, शांति के लिए कामकाज करते हैं। बहुत सारे साथी इनके लिए साथ जुड़े हुए हैं। जो गांधी ग्लोबल फैमिली है, इनके अगर ये इनके रियासती सदर हैं तो कोई नेशनल कौमी सदर भी कोई होगा। कौमी सदर इसके गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद हैं, तो लिहाजा ये ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी ये एक अपनी है। अब क्योंकि जम्मू में आ रहे थे, इनके हमरा बाकी लीडरान भी थे, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ये, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं करना चाहते थे। बात थी शो ऑफ स्ट्रेंथ की कि आप जम्मू जाएं, जब राहुल गांधी और पार्टी के जो बाकी लीडरान हैं वो बाकी रियासतों में भटक रहे हैं, जा रहे हैं, कि बंगाल में जाकर कांग्रेस क्या करेगी, मुझे इस बात की कोई समझ नहीं है। केरला में कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती थी क्योंकि इस वक्त भी कांग्रेस की पोजीशन वहाँ पे बहुत अच्छी है, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो रही है।
तमिलनाडु में कांग्रेस क्या करेगी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कांग्रेस के पास नहीं है। असम में कांग्रेस क्या करेगी, कुछ बहुत ज़्यादा नताइज वहाँ से निकलने वाले नहीं है। तो लिहाजा ये लोग यहाँ पे आगे, जब कांग्रेस की कैंपेन वहाँ पे चल रही है, ये यहाँ पे आगे G23 जिनको बोलते थे, जिन्होंने 28 अगस्त को 2020 को सोनिया गांधी को लेटर लिखकर बताया था कि आप ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स कीजिए, वो ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स नहीं हुए। अब G23 का ये इरादा था कि हम कोई ऐसी जगह डिसाइड करें, किसी ऐसी जगह के ऊपर जाएं जहां पे इकट्ठे होकर एक कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज दें कि हमने बहुत कह लिया आपको कि आप पार्टी के अंदर कुछ बेहतरी लाइए, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स लाइए, कुछ डेमोक्रेसी लाइए पार्टी के अंदर, पार्टी की लीडरशिप को चेंज कीजिए, लोगों को थोड़ा अख्तियारात जो हैं उनके ऊपर से थोड़ी मुट्ठी खोलिए ताकि उनकी जो डिवॉल्व हो सकें, नीचे जा सकें, लोगों के पास पावर डिवाइड हो सके, ऑर्गेनाइजेशनल पावर डिवाइड हो सके। ये चाहते थे कि कोई एक बेहतरीन मौका हो और बेहतरीन जगह हो जहाँ से ये बात, अब चिट्ठी से बात तो नहीं बनी, टेलीविज़न वाले ये ज़्यादा लोग हैं नहीं हैं, क्योंकि इनकी ऐसी आर्टिकुलेशन नहीं है कि ये अर्नब गोस्वामी के साथ जाकर कोई बहस कर सकें। वो अर्नब गोस्वामी नहीं जीतने देता अगर ये 23 के 23 इकट्ठे भी बैठ जाएं तो लिहाजा जम्मू इन्होंने चुना, और जम्मू की एक अहमियत है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। लेकिन गांधी ग्लोबल फैमिली, क्योंकि और कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता था, आपको इस किस्म का कोई NGO नहीं है। गांधी ग्लोबल फैमिली के प्लेटफॉर्म पे लगभग एक एस्टिमेट के मुताबिक 4 से 5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए जिनको इन्होंने एड्रेस किया। 4 से 5 हज़ार लोग गांधी ग्लोबल फैमिली की या किसी NGO की या किसी इंडिविजुअल की, वो चाहे गांधी के नाम पे हो, नेल्सन मंडेला के नाम पे हो या मार्टिन लूथर किंग के नाम पे हो, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जम्मू जैसी जगह में शांति सम्मेलन नाम के एक प्रोग्राम के लिए 5,000 लोगों को इकट्ठा कर ले। वो 5,000 लोग तो इकट्ठा करेंगे कौन? वो तो ताराचंद करेंगे, जुगल किशोर शर्मा करेंगे, वो बिहाइंड द स्क्रीन्स रमन भल्ला करेंगे, वो गुलाम अहमद सुरूरी करेंगे, वो पीरजादा सईद करेंगे, वो ताज मुहिउद्दीन करेंगे, वो विकार रसूल बनहाली करेंगे, वो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा करेंगे। ये कुछ लोगों के मैंने नाम भी ले लिए, इनको अब आप काउंट कर सकते हैं, ये जो G23 वाला खाता है उनके साथ जोड़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नहीं आए वो कांग्रेस के, उसका एक मुख्तलिफ सा एक तरीका होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जी मैं लॉजिस्टिक सपोर्ट में प्रोवाइड करूंगा, मैं 500 लोग भेज रहा हूं मैं, लेकिन मैं खुद नहीं आऊंगा, फिलहाल मैं देखूंगा कि क्या है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ये सारे तमाशे को देख रहे होते हैं, जो पीछे से देखेंगे, देखते हैं कि अगर इसकी कोई पोजीशन बन रही है तो फिर बाद में हम देखेंगे क्या है। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे अब नाम लूँगा तो कंटेम्पचुअस हो जाएगा, कि जहाँ अच्छा माहौल बना, जहाँ पे बेहतर हुआ, इधर भी फिट हो गया, उधर भी फिट हो गया, उधर भी फिट हो गया, वो ऐसे करके सारे वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो लिहाजा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गांधी ग्लोबल फैमिली ने, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की है एक अपनी ही पैट्रोनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और जम्मू क्यों चूज़ किया और बात क्या करना चाहते हैं जम्मू? इसलिए कि इन्होंने ये जो सारा ऑर्गेनाइजेशनल रिबेलियन है, उसका जो महवर है, उसका जो सर्कल है, उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, वो बनाया इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को। यानी दुल्हा गुलाम नबी आज़ाद हैं और ये जो पीछे सारी है ये बारात है। गुलाम नबी आज़ाद आगे उसके मरकज़ में, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे लीडर हैं जो कम से कम इन 23 में से, जो हिंदुस्तान की किसी एक रियासत में, पूरी रियासत में एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरी रियासत में एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, अनंत शर्मा अपनी रियासत में नहीं कर सकते, कपिल सिब्बल की तो कोई रियासत है ही नहीं है, मनीष तिवारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िला में कर सकते हैं, अपनी रियासत में नहीं कर सकते। कैप्टन के साथ वैसे भी उनकी बहुत अच्छी बनती नहीं है। तो इन 23 लोगों में से वाहिद एक ऐसा लीडर है जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा मास बेस लीडर है, एंड दैट इज़ गुलाम नबी आज़ाद। तो लिहाजा आपने गुलाम नबी आज़ाद को एक तरीके से यहाँ पे लॉन्च किया, रीलॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, कि ये लीडर हैं और ये जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कपिल सिब्बल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, इन सब लोगों ने, अनंत शर्मा, राज बब्बर, इन सब लोगों ने जो है वो जमकर कांग्रेस पार्टी की तनकीद की। दो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह तौर के ऊपर आई। एक ये कि हर लीडर ने गुलाम नबी आज़ाद की इम्पोर्टेंस और गुलाम नबी आज़ाद की जो सेंट्रलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स में और कांग्रेस पार्टी के अंदर, उस चीज़ को रिएट्रेट किया। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो लेसन्स लेने पड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को जो है वो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, वरना हम तो अपना कामकाज करते ही रहेंगे।
अब आगे इससे जो है वो सिचुएशन क्या बनती है उसको आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी के अंदर इस किस्म की जो सिचुएशन है ये इमर्ज हो रही है। 1969 में इसी किस्म का एक बड़ा रिवॉल्ट, यानी अब इसके ऊपर ये क्या चढ़ाई होती है कि अब ये लोग इकट्ठे खुलकर ये सामने आए हैं, अब ये नेशनल लेवल के ऊपर ये क्या कर पाएंगे। नेशनल लेवल के ऊपर पार्टी की पहले ही पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब है। मतलब दिल्ली में आपके पास कोई नंबर नहीं है, महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल के साथ आप आए, गुजरात में आपने नंबरात हासिल किए लेकिन आप गवर्नमेंट बनाने के नज़दीक पहुंचे, आपकी बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। मध्य प्रदेश में आपने बनी हुई सरकार जो है वो आपका वो लूज़ कर दी। कर्नाटका में इसी तरह से हुआ और उत्तर प्रदेश में आपके पास सिर्फ जो है 400, मतलब इस वक्त 7 MLA उत्तर प्रदेश में टोटल हैं। वेस्ट बंगाल में आपकी कोई पोजीशन नहीं नज़र आ रही है, बिहार में आपकी कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं नज़र आ रही है। तो लिहाजा पार्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें रिबेलियन क्या होगा, वो एक आपने मुहावरा सुना हुआ, कहावत सुनी हुई है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। लेकिन पार्टी एक तारीखी पार्टी है जिसका एक फुटप्रिंट जो है वो पूरे मुल्क के अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि लीडरशिप की प्रॉब्लम है और डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। तो इस सूरत में ये 23 लोग क्या कर पाते हैं। 1969 का मैं देख रहा था कि इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर दिया जो के कामराज और मोरारजी देसाई और जो बाकी लीडरान हैं, इन्होंने मिलकर इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर दिया और अलग से कांग्रेस बना दी। तभी तो कांग्रेस डिवाइड हुई थी, एक कांग्रेस आई बनी, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका नाम हो गया और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ बनी, यानी उसका वो ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया एज ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम जो हैं वो रियल कांग्रेस हैं। उसके बाद ये भोला पासवान शास्त्री की लीडरशिप में बिहार में और वीरेंद्र पाटिल की लीडरशिप में कर्नाटका में और हितेंद्र देसाई की लीडरशिप में गुजरात में इन्होंने बाद में सरकार भी बनाई। और यही जो कांग्रेस ओ है ये बाद में इतनी स्ट्रेंथन हुई, बाकी पार्टीज़ के साथ इसने अपने अलायंसेस बनाए और ये जनता पार्टी जो जनता मूवमेंट है उसकी शक्ल में इन्होंने लेटर ऑन 1970s के आखिर में इन्होंने जाकर सरकार भी बनाई। उसके बाद जो है एक वक्त आया कि जब राजीव गांधी के वक्त कांग्रेस दोबारा बाउंस बैक हुई, लेकिन वो एक सिंपैथी के बेसिस के ऊपर था, एक कैरिज्मेटिक लीडर को भी लोगों ने देखा, उसके बाद एक कांग्रेस का मुसलसल डिक्लाइन है। तो ये क्या करने वाले हैं आज ये कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसका कांग्रेस का ये कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे कि दरअसल जो है असल कांग्रेस जो है वो हम हैं, जो मेन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हम हैं एंड वी आर डूइंग, हम डेमोक्रेसी कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इन्होंने एक तरीके से ये तय हो जाता है कि मैं ये बोलूँगा, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो इन्होंने एक तरह से उसका नाम भी आज कांग्रेस का दे दिया कि कांग्रेस गांधी। राज बब्बर ने कहा कि आप इसको G23 क्यों कहते हैं, G23 तो कोई बात नहीं, ये आप G23 का मतलब जो वो ग्रुप ऑफ 23 नहीं होना चाहिए, G23 होना चाहिए कि गांधी 23, यानी जो गांधी की कांग्रेस है, जो ओरिजिनल कांग्रेस है, हम वो ओरिजिनल कांग्रेस यहाँ पे पेश कर रहे हैं। ये तो रहा इनका मुल्क भर के लिए प्रोजेक्ट कि हम नेशनल लेवल के ऊपर इस तरह से हम मोबिलाइज करेंगे और देखेंगे, यानी इसका आउटकम कुछ पॉसिबली इस तरह से हो सकता है कि अगर इन 5 स्टेट्स में से कांग्रेस की पोजीशन कोई अगर बेहतर बन जाती है तो कांग्रेस के लीडर, बेहतर बन जाने का मतलब ये कि आपकी कहीं पे अगर 15 सीटें थी तो आप 18 ले आते हैं, कहीं पे 22 थी तो आप 25 ले आते हैं, यानी पौंडीचेरी को छोड़कर वहाँ का कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी 4 में तो गवर्नमेंट बनाने की पॉसिबिलिटी तो कांग्रेस की है नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना सीट शेयर है, वोट बैंक है, वोट शेयर है, अगर वो आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो पार्टी की जो लीडरशिप है, यानी मिसेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो अपने आप में थोड़ा सा अपने आप को एम्बोल्डन महसूस करेंगे। तो वो फिर चाहेंगे कि इनकी क्लास ली जाए। उस सूरत में ये भी चाहेंगे कि ये देखिए जी, हमने काफ़ी तनकीद की थी, हमने काफ़ी जो है झिझोड़ा था पार्टी को, थोड़ा सारा कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये एक रिकॉन्सिलिएटरी नोट जो है वो स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो डिक्लाइन पे चले जाते हैं, पार्टी की पोजीशन है सारी स्टेट्स में जो है और मज़ीद डिक्लाइन पे चली जाती है, तो तब ये ज़्यादा हावी हो जाएंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है इनका कांग्रेस गांधी का, ये शायद ज़्यादा करेंसी गेन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पूरे मुल्क में लगभग हर रियासत में सारे के सारे लोग तो अब बीजेपी के साथ नहीं है ना, उनको भी एक जो है वो प्लेटफॉर्म चाहिए, लोगों को एंगेज करने के लिए एक स्पेस चाहिए, एक फार्मूला चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, वो इन लोगों के साथ
चलना चाहेंगे। अब मुल्क को क्या इनकी ज़रूरत है या नहीं है, हम एक बात अक्सर कहा करते थे, ख़ास करके यानी मेरी भी ये थ्योरी रही है, लोगों से थ्योरी पहले हम सुनते सुनते बड़े हुए और जब उसको हमने पूरी तरह से समझ लिया तो फिर हमने लोगों को वो थ्योरी देनी शुरू कर दी। वो ये था कि एक जो मजबूत पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान के मुफाद में है, वो हिंदुस्तान के हक़ में है, हिंदुस्तान की बेहतरी इसी में है कि हिंदुस्तान के पड़ोस में जो मुल्क है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना कमज़ोर ना हो, एक मजबूत हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, तो एक हमारे पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो सकती हैं। हम भी एक जो स्टेबिलिटी अगर रहेगी हमारे पड़ोस में तो वो हमारी उसमें बेहतरी रहेगी। आज की तारीख में ये जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो कैंपेन चलाते चलाते बीजेपी जिस पोजीशन के ऊपर पहुंच गई है, वहाँ पे बीजेपी में भी जो टॉप लीडरशिप है, जहाँ पे टॉप लीडरशिप का मतलब कि उस लेवल के ऊपर जहाँ पे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, वहाँ पे भी ये फीलिंग स्ट्रांग है कि अपोजिशन होनी चाहिए, एक स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, तभी जाकर गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकती है। ये बात सिर्फ मरकज़ की नहीं है, मरकज़ में भी स्ट्रांग अपोजिशन चाहिए और सारी रियासतों में भी स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, और ओवरऑल एक मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपके पास एक इतनी स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए ताकि आप मामलात को डील कर पाएँ। स्ट्रांग अपोजिशन, जब अपोजिशन आपके पास है ही नहीं, आप जिधर नज़र घुमाकर देखते हैं आपको मोदी साहब और शाह साहब ही नज़र आते हैं और कोई आपको नज़र नहीं आता, उस सूरत में क्या हो जाता है, मोदी वर्सेस शाहीन बाग, मोदी वर्सेस किसान। यानी आज जो अपोजिशन है आपके पास, आज से 12-13 महीने पहले जब लोग बात करते थे, इंटेलेक्चुअल लोग जब बात करते थे अपने ना बोर्ड रूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, तो बात करते हैं जी अपोजिशन नहीं है इस मुल्क में, जब तक अपोजिशन नहीं होती तब तक गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो फिर एक नई बात इमर्ज होती है जी अपोजिशन क्यों नहीं है, ये देखिए शाहीन बाग इज़ अपोजिशन, यू हैव गवर्नमेंट वर्सेस शाहीन बाग। अब कहते हैं कि वो शाहीन बाग वाला मामला तो ख़त्म हो गया कि अब अपोजिशन नहीं है, तो कहते हैं क्यों नहीं है अपोजिशन, गवर्नमेंट वर्सेस किसान। अगर गवर्नमेंट वर्सेस किसान, गवर्नमेंट वर्सेस शाहीन बाग इसी तरह से ये स्ट्रीट्स के ऊपर लंबे वक्त तक चलता रहेगा तो जो सिचुएशन है वो मुल्क में एनार्किक हो जाएगी। तो लिहाजा एक स्ट्रांग अपोजिशन वो गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट में है और जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त उसके भी इंटरेस्ट में है। तो ये गवर्नमेंट ज़रूर चाहेगी, रूलिंग पार्टी ज़रूर चाहेगी कि अगर इनकी एक्टिविटी से कोई चीज़ कहीं पे ये कुछ संभाल सकते हैं, कहीं पे ये कुछ रिसरेक्ट कर सकते हैं या रेस्टोर कर सकते हैं तो ये कर लें। ये तो मामला रहा नेशनल लेवल के ऊपर। अब आ जाते हैं हम जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्विक सी मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। जब ये लोग आ गए वहाँ पे जो गांधी ग्लोबल फैमिली के प्लेटफार्म के ऊपर और शांति सम्मेलन के जो डायस है उसके ऊपर बैठ गए, तो इन सब ने जो है वो ज़ाफ़रानी रंग की पगड़ियाँ पहनी हुई थी। पहले गुलाम नबी आज़ाद पीली पगड़ी पहना करते थे, क्योंकि जो डोगरा कल्चर के साथ पीली जो पगड़ी पहनी जाती है, यहाँ पे जो डोगरा कल्चर के साथ आइडेंटिफाई होती है वो पीले रंग की होती है, लेकिन ये ऑरेंज थी, ज़ाफ़रानी, बिल्कुल जो दूर से जो है वो आंखों में लगती है कि हाँ ये पगड़ी है। तो वो ज़ाफ़रानी पगड़ी, क्योंकि ये ज़ाफ़रानी पगड़ी जो है ये अपने आप में एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि आप ड्रेस किस तरह से पहनते हैं और किसी ख़ास इवेंट के ऊपर आप क्या ड्रेस पहन कर जाते हैं, वो अपने आप में एक कम्युनिकेशन है। आपकी बात करने से पहले जो आपका पैगाम है वो आपके कपड़े, आपका ड्रेस, आपका वेशभूषा वो वहाँ तक पहुँचा देता है। तो इन सब लोगों ने वो ज़ाफ़रानी पगड़ी पहनी हुई थी। ज़ाफ़रानी पगड़ी मतलब ये आपका मैसेज जो है वो जम्मू में चला गया। जब हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू की पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं जम्मू ज़िला, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू सिटी, सांबा और कठुआ, ये मिलकर एक जम्मू की जो प्रेडोमिनेंट पॉलिटिक्स है उसको डिफ़ाइन करते हैं। अगर यहाँ पे मूड अच्छे हो जाते हैं तो फिर जम्मू सूबा में भी मूड ठीक ही रहते हैं। तो वो एक मैसेज जो है, और यही इसको कोई माने या ना माने, विद इन एंड आउटसाइड द कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद की जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी यही है जहाँ पे लोगों को ये ज़ाफ़रानी पगड़ी देखकर अच्छा लगता है। लीडरों ने तो कह दिया कि गुलाम नबी आज़ाद हमारे नेशनल लीडर हैं, और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इनके साथ ट्रीटमेंट किया है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। जब सारे लोग कह रहे थे कि इनको राज्यसभा में लाइए तो पार्टी ने क्यों नहीं इनको राज्यसभा में लाया, पार्टी ने इनको जिम्मेवारी क्यों नहीं दी। हम बिल्कुल नाराज़ हैं कि पार्टी ने आज़ाद साहब के साथ कैसा बर्ताव किया है, और हमारे लीडर रहेंगे आप गुलाम नबी आज़ाद। तो ये बात तय है G23 एट नेशनल लेवल, दिस इज़ हाउ यू आर डीलिंग विद कांग्रेस। अब आ गया जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आपका मैसेज चला गया ज़ाफ़रानी पगड़ी के साथ, ये लोग आ गए। कांग्रेस के कुछ लोगों का मैंने नाम गिन के बता दिया, बाकी मैंने बताया कि तरीक़ाकार क्या होता है, कौन मार्जिन के ऊपर बैठा हुआ है, कौन पर्दे के पीछे से देख रहा है और कौन दूर से देख रहा है, और उनकी जो मज़ीद जर्नीज़ हैं वो किस किस्म की हो सकती हैं। अब आज़ाद साहब का क्या है कि जम्मू कश्मीर एक बड़ा पेचीदा मामला है। कश्मीर में लोगों के सियासी ख़यालात कुछ और हैं, जम्मू सूबा में सियासी ख़यालात कुछ और हैं। तो लेकिन ये बात तो हर कोई चाहता है कि ये यूनियन टेरिटरी नहीं होनी चाहिए, ये रियासत होनी चाहिए, रियासत बहाल होनी चाहिए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो मेन जो है प्लैंक है, पॉलिटिकल प्लैंक है, वो ये है कि रियासत बहाल होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने रिएट्रेट किया, बार बार जो इस बात को रिपीट किया उन्होंने कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ये लड़ाई हम आखिर तक लड़ेंगे, और ये हमारी लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? कि रियासत हमने बहाल करानी। जब अब रियासत बहाल कराने की बात करते हैं, कठुआ में कुछ और लोगों की थिंकिंग हो सकती है, सांबा में कुछ और हो सकती है, शोपियान में कुछ और हो सकती है, बारामूला में कुछ और हो सकती है। ओवरऑल यानी रियासत के जो पास्ट है, प्रेजेंट है या जो फ्यूचर है, उसके बारे में लोगों के जो ख्यालात हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी शख्स इस जम्मू कश्मीर के अंदर होगा जो ये चाहेगा कि रियासत बहाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं रियासत बहाल हो, एनसी के भी चाहते हैं, पीडीपी के भी चाहते हैं, बीजेपी के लोग भी चाहते हैं कि रियासत बहाल हो, और आरएसएस के लोग भी चाहते हैं कि रियासत बहाल हो। ऐसा गुलाम नबी आज़ाद का खुद का कहना था। तो गुलाम नबी आज़ाद के साहब की एक जो मूवमेंट है कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविज़म है पूरा, अगर वो रियासत में कोई जो काम करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में, वो जो एक कैंपेन जो उनकी होगी, उस कैंपेन की जो थीम होगी वो होगी अराउंड रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर। बाकी लद्दाख के साथ क्या हुआ, 370 के साथ क्या हुआ, 35A के साथ क्या हुआ, ये ना कभी ज़्यादा पहले बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, ना ये आज सब्जेक्ट है, ना ही ये आने वाले वक्त में सब्जेक्ट होगा। जम्मू में क्या होता है कि जिस वक्त जिस तरह से एक जो मैंने बात की थी कि गुलाम नबी आज़ाद उसी सूरत में काम करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में। अगर लोग पॉलिटिक्स में एंगेज करना चाहेंगे इतनी जुर्रत रख के कि वो मज़हब के दायरे से बाहर रख कर किसी लीडर के साथ या किसी पार्टी के साथ, किसी प्रोसेस के साथ या किसी थॉट के साथ एंगेज करें, तो वही बात हो पाएगी। यहाँ पे कुछ जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू है, कल डेलीगेशन पे डेलीगेशन मिलने के लिए आ रहे थे। ये चिनाब वैली का डेलीगेशन है, ये रजौरी पुंछ का डेलीगेशन है, ये कठुआ का डेलीगेशन है, ये सांबा का है। देखते ही देखते ये फ़लाँ तबके का है, और जो जम्मू के जो व्यापारी तबके के, उद्योगपति तबके के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी एक डेलीगेशन लेकर गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास गए। इस वक्त किसके पास आप डेलीगेशन ले जा सकते हैं कि आपकी जीएसटी की जो सबवेंशन है उसका आपको जो वो जीएसटी का वापस आपको जो मिलना चाहिए, आप जीएसटी पे करते हैं तो वापस आपको गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करती है, जो यहाँ पे पॉलिसी है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसमें एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं उनके लिए कुछ खास चीज़ है नहीं है। नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएंगे तो उनके लिए बहुत सारी रियायतें हैं, जिसकी वजह से जो लोकल जम्मू का डोगरा बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़े सारे परेशान हैं। कोई सुन नहीं पा रहा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादातर लोग नए हैं, तो वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास गए हुए थे। तो वो माहौल जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर बना है। लेकिन जैसे मैंने कल कंक्लूड किया था कि आने वाले, यानी ये एक वाटर्स टेस्ट हो गए, तो मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट है वो ठीक ही लग रही है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में पॉसिबली नज़र आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ देखी जानी है कि जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है क्या वो जल्द आ रही है या नहीं आ रही है, और जो ये तो रहा कि गुलाम नबी आज़ाद क्या करना चाहते हैं, G23 क्या करना चाहते हैं, अभी मोदी साहब क्या करना चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।